दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है कहीं ये वो तो नहीं। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की हर बार की सुबह ईशा को बेहद बोर लगती थी। हर सोमवार की तरह आज भी देर से ही उसकी आंख खुली थी। संडे को देर से जोड़ती है वो। हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया अपना और अंकित का, टिफ़िन पैक किया और फिर भागते भागते सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। हर मंडे को उसकी यही हालत होती है। मंडे को यानी सोमवार को वो अक्सर कैनॉट प्लेस के लिए 8:30 बजे की चार्टर्ड बस मिस कर जाया करती थी, मगर आज उसकी किस्मत अच्छी थी। जो बस भी उसी की तरह थोड़ा लेट चल रही थी, इसलिए वह दौड़कर बस पर सवार हो गई और जल्दी से जल्दी एक विंडो सीट को भी हथिया लिया और जाकर आराम से वहाँ पर बैठ गई। गहरी सांस छोड़ते हुए वह आराम से और बड़े ही तसल्ली से वहाँ पर बैठ गई। बस जब अगले स्टॉप पर रुकी तो उनमें 3 किशोरियाँ सवार हुई। तीनों सहेलियाँ लग रही थी और एक साथ चढ़ी थी। ईशा से वे पिछली सीट पर ही बैठ गई, यानी उसका अच्छा खासा टाइम पास होने वाला था। सवारियों के कोलाहल के बावजूद ईशा चुपचाप अपनी आंखें मूंदे शांत बैठी थी। वह अपना टाइम एंजॉय कर रही थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमे धीमे चहलबाजियों, हास्य ध्वनियों की आवाज़ें लगातार आ रही थी और वह भी उन्हें ध्यान से सुन रही थी। उनकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने ईशा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पता है यार, पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मेरा बार बार नोटिस किया है कि वो जब तक नज़रें बचाकर मुझे ही देखता रहता है। हाँ, सच में मुझे भी ऐसा लगा। हर बार किसी न किसी बहाने से मेरे आसपास ऐसे ही गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स भी मांगने आया था, जैसे पूरी क्लास में केवल एक मैं ही बची हूँ नोट्स लेने के लिए। और क्या, सच? अच्छा, वाह भाई, बहुत बढ़िया। आश्चर्य और जिज्ञासा मिश्रित स्वर उभरा था उन तीनों सहेलियों का आपस में। दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? चल ना, जल्दी जल्दी बता। सहेलियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ, है तो सही। वाह, क्या बात है। तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो तू कर दे। ना बाबा ना। घबराहट और संकोच भरे स्वर के बाद गूंजती हुई उनकी मधुर हास्य ध्वनियाँ, ये सब लगातार उसके कानों में पड़ रही थी। उनकी वो दिलकश चुहलबाजियाँ और काफ़ी कुछ बातें ईशा के दिल को भी लगातार गुदगुदा गईं और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें बिना किसी बेलगाम सावनी घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसके स्मृति पटल पर बरस गईं। पिछली सारी यादें एक साथ तरोताज़ा हो गई। ईशा और उसकी बचपन की सहेली संध्या साथ साथ कॉलेज आते जाते थे। उनका सालों का यही नियम था और उनमें रास्ते भर इसी तरह की बेफिजूल मगर दिलचस्प गुटर मुटर चलती रहती थी। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें पटाने की असफल कोशिश की थी और कौन सा लड़का कौन सी लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है, किसका किसके साथ अफेयर है, इत्यादि। बस यही छोटी मोटी बातें। कॉलेज ख़त्म करते ही ईशा की एक अच्छी कंपनी में बतौर ट्रेनी नियुक्ति हो गई थी। संयोग से वह कंपनी बहुत अच्छी थी। संध्या का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों कुछ देर साथ साथ बैठे गप्पे ज़रूर लड़ाती थी। सालों की आदत जो ठहरी। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने ईशा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा निश्चिंत रहती थी। उसकी सोच निश्चिंत हो गई थी और दिल के भीतर रह रहकर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थी। मगर इसमें दोष उसका भी नहीं, उसकी नादान उम्र का था। यही तो वो उम्र थी जब नज़रें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजाने चेहरे को खोजने लगती थी, शायद अपना जीवन साथी बनाने के लिए, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश ही नहीं रह जाती और अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत
और प्यारे चेहरे को देखकर मन पुकार उठता था, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी ईशा का दिल भी कुछ ज़्यादा ही इस वक्त बेकरार हो चला था, और इसी बेकरारी में उसे भी हर प्यारा चेहरा अपनी ओर देखता हुआ नजर आता। आंखें भीड़ में उस हमसफ़र को तलाशने लगी थीं जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन का हसीन सफ़र तय करना था। एक दिन ईशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नवयुवक के साथ उसके केबिन में दाखिल हुए और कहा, ईशा, मीट मिस्टर ब्रजेश। इन्होंने आज ही हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है। आज इनका कंपनी में पहला दिन है और हमारे प्रोजेक्ट में इन्होंने हमारे साथ ही ज्वाइन किया है। ईशा ने उस युवक को देखा और ना जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गईं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आँखें, और भला एक लड़के में क्या ही कुछ होना चाहिए। पल भर के लिए ईशा को ऐसे लगा जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली जो वो अनदेखी तस्वीर थी, अनजानी छवि रूप धरकर प्रत्यक्ष आकर उसके सामने खड़ी हो गई है। जहन में एक बार फिर वही ख्याल आया, कहीं ये वो तो नहीं। उसका गंभीर प्रश्न मन में उभर आया जो उसकी धड़कनों को अचानक से तेज कर गया, जिसको संभालना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया था। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत करके ईशा ने बड़ी ही शालीनता से ब्रजेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद ब्रजेश तो वहाँ से चला गया, मगर उसके साथ आया वो खुमार भरा रोमानी झोंका ईशा के दिल पर दस्तक देकर वहीं ठहर कर रह गया। वह पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रह गई। पहली नज़र के प्यार के किस्से उसने सुने तो बहुत ही थे, मगर आज ईशा ने उसको स्वयं अनुभव भी कर लिया था। उसके बाद कुछ अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया था। रोज़ केवल वह उसी का इंतज़ार करने लगी। दिन में उसकी चोर नज़रें बार बार ब्रजेश की ओर घूम जाती, और जब उसे एहसास होता कि ब्रजेश भी केवल उसी की ओर देख रहा है तो घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नज़रें मिलती तो उसके दिल के तार अचानक से झंझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने की बातों को लेकर और उनकी वजह से दोनों को बातचीत के अवसर काफ़ी उपलब्ध होने लगे थे, और वे दिन में कई बार एक दूसरे से बातें भी करते थे। ब्रजेश एक बार पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता ही दिया करती थी। आखिर उस पर मर जो मिटी थी। उसकी सहयोगी प्रकृति को देखकर ब्रजेश भी अक्सर उसी से सहायता लेने आ जाता था। ब्रजेश के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से ईशा को लगने लगा था कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है, और शायद ब्रजेश भी उसमें अब इंटरेस्ट लेने लगा है। और जिस दिन ब्रजेश ने उससे कहा, ईशा, अगर तुम इस ऑफ़िस में ना होती तो ना जाने मेरा इस ऑफ़िस में कैसा गुज़र होता, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बस उस दिन से उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। अब ईशा को पूरा यकीन हो चला था कि उसका प्यार एक तरफा बिल्कुल नहीं है, और ब्रजेश भी उसे चाहने लगा है। ईशा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह अब कुलाचे भरता रहा था। उसका वेतन अपने लिए अब पूरी तरह से कम पड़ने लगा था। आखिर उसने श्रृंगार करना जो शुरू कर दिया था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि करवाना ज़रूरी हो गया था। अपने पहनावे को लेकर भी वह अब सचेत हो चली थी। ढीले ढाले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिनअप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुलकर अब शिफॉन के दुपट्टों ने ले ली थी। लहराने वाले शिफॉनी और हाँ, अब तो पर्स में एक आईना भी रहने लगा था। आखिर उसे बार बार खुद को देखना जो होता था कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, जिसे चोरी छुपे जब तक वह देख लिया करती थी। क्या बात है ईशा, बड़ी बनी सवरी रहने लगी हो आज। कहीं शादी की बात नहीं चल रही है ना? नहीं तो वह झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, और यही हाल उसके साथ भी था।
उसके सहकर्मी उसमें आए हुए परिवर्तनों की टोह लगातार उसे लेते रहते थे और शायद इसका कारण भी जानने लग गए थे, मगर वो सब बातों से बेखबर अपनी ही स्वप्निल दुनिया में पूरी तरह से मगन थी और उसे अच्छे से एंजॉय कर रही थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसकी अंतरंग सखी संध्या को ही था, क्योंकि अपने दिल की बातों को वह केवल संध्या से ही शेयर करती थी। शाम को दोनों मिलते तो ईशा ब्रिजेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझसे साफ साफ कुछ कहा है क्या? एक दिन संध्या ने उससे पूछा। नहीं तो, जबान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। ईशा का स्वर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसे पूरा यकीन था कि वह उसे दिल दे बैठी है और वह भी उसे प्यार करता है। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे? और नहीं तो क्या। एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना वो ऑफिस में उसका मन ही नहीं लगता, एक दिन भी गुजारा न होगा। और भला क्या चाहिए तुझे? जब देखो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। इसी से तो सब कुछ पता चल जाता है। और सर भी कह रहे थे, ईशा, ब्रिजेश हर वक्त तुम्हारी तारीफ करता रहता है। लगता है तुम दोनों का प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा काम हो रहा है। ईशा लज्जाती हुई मुस्कुराती। वाह यार, वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल लड़कियां भी तो प्रपोज करती हैं। और हाँ, ज़्यादा देर मत करना, समझी? देखते हैं, ईशा ने ठंडी आह भरकर कहा। ईशा के लिए ब्रिजेश की पहल का इंतज़ार करना अब मुश्किल हो चला था। उसने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वह उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं। भला किस बात का इंतज़ार कर रहा है वो, और ये भी बता देगी कि वो तो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, इसलिए उसी का इंतज़ार कर रही है। मगर मौका आने पर ज़बान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी कि आज किसी न किसी बहाने वह ब्रिजेश से पूरी अपने दिल की बात ज़रूर कर लेगी। मगर आज ब्रिजेश ऑफिस ही नहीं आया था, किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना ईशा को ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे पूरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए। किसी वीरैणी की भांति आंखें इंतज़ार की वेदना में सूनी हो चली थी। लगातार 3 दिनों के बाद वह ब्रिजेश अब ऑफिस में आया। आज ब्रिजेश वापस आ गया था। वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था और वह भी उसका कारण जानना चाहती थी। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें ईशा भी शामिल थी, एक जगह पर इकट्ठा किया और एक शुभ सूचना का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है और अगले महीने शादी है। आप सबको मेरी शादी में ज़रूर आना है। मैं आपको दिल से सबको इनवाइट करता हूँ। क्या? ईशा जैसे पूरी तरह से अवाक थी। उसे सहसा अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या कह रहा है। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ विवाह निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, समझे तुम? सगाई की पार्टी भी देनी होगी, और वो भी आज ही। हम सब चलने को तैयार हैं। अन्य सहकर्मियों की बधाइयाँ सुनकर ईशा के गले ये बात उतरी कि उसने जो कुछ अभी सुना था वह वहम नहीं बल्कि हकीकत थी, और यही सच भी था। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। उसे इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी। मस्तिष्क उसका सुन्न पड़ गया था। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर कर रहे निर्बाध पक्षी को विषैले तीर से घायल करके ज़मीन पर तड़पता हुआ छोड़ दिया हो। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। वह खुद को किसी तरह से संभाल करके अपने कमरे में, अपने केबिन में आकर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। मन के भीतर जैसे तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी भला? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो नहीं, या फिर अपनी भावनाओं का दमन तो नहीं किया उसने? ऐसी कई और बातें उसके मन में लगातार विचरण कर रही थी। मगर मुझसे तो कह सकता था ना। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी ब्रिजेश को घेरे हुए खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, ये लव मैरिज होगी या अरेंज?
लव कम अरेंज। वह कैसे? मतलब वो तो बताओ। मतलब ये कि हम दोनों बचपन से सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। हम दोनों के परिवार वालों को ये बात अच्छे से पता थी और इसीलिए वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम दोनों की नौकरी लग जाए, बाद में हम दोनों की सगाई हो सके। और बस जब मेरी नौकरी लगी तो उन्होंने नौकरी लगते ही हमारी सगाई की औपचारिकता पूरी कर दी थी। ईशा पर एक और पाषाण प्रहार हुआ। मतलब वह अब तक मुझसे नाटक करता रहा तो मुझसे नहीं किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है? कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। वह लगातार पुरानी सब बातें सोचने लगी। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बात करता है। अब उसका ध्यान हर ओर जाने लगा। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन भी ऑफिस में काम ना चले। बस सच ही तो कह रहा था। मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी मेरे बारे में कई बार कह चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हूँ। उनके बारे में मुझे कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? गलती मेरी ही है। वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था? आज ईशा का स्वयं से वार्तालाप हो रहा था और वह अपनी गलतियों पर लगातार ध्यान दे रही थी। उसका अंतर्मन आज उसे सच्चाई का दर्पण दिखा रहा था और उसके सवाल का सही सही जवाब दे रहा था। वही अंतर्मन जिसने पिछले कुछ दिनों से उसे रूमानी एहसास के मकड़ जाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उससे बाहर निकलने की बारी आई तो चाहकर भी वह संभल ना सकी। गलती उसी की थी और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह चुपचाप घर चली आई। उसका मन बेहद बोझिल हो चला था। ब्रजेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से ईशा बेहद आहत थी। इसमें किसी और की गलती बिल्कुल नहीं थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी। आखिर किसको शिकायत करे कि और कहे भी क्या? सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। अपने मन और दिल को वह लगातार गुस्सा कर रही थी। शाम को संध्या उससे मिलने के लिए घर आई तो उसकी हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई। अरे ये क्या उदास सूरत बना रखी है? क्या हुआ तुझे? कल तक तो बड़ी भली चंगी थी। क्या हुआ बता तो सही। आज भी तेरा ब्रजेश ऑफिस नहीं आया था क्या? तभी तू उतनी उदास है। भाई जल्दी बता, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा था। आया था तो तुझे तो खुश होना चाहिए। इतना उतरा हुआ मुंह लेकर क्यों बैठी है? कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी। क्या? मगर वो तो तुझसे फिर यूँ अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? सब कुछ जल्दी बता। वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय कर दी थी। इसकी वजह से ब्रजेश उसके सामने कुछ ना कह पाया। जब ब्रजेश ने इस शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का भी मानसिक आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके लिए ब्रजेश उनकी हर एक बात चुपचाप मानता गया। अतः ब्रजेश को मजबूरन यह सब। और तेरा क्या? ईशा की करुण कथा सुनकर संध्या द्रवित तो उठी। मैंने उसे समझाया कि फ़र्ज़ प्यार से कहीं ऊंचा होता है, अतः उसे अपने पिता की ही बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे यह भी आश्वासन दिया कि हम कभी भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलेंगे और ज़िंदगी भर अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ताकि ना मेरे जीवन साथी को और ना ही उसके जीवन साथी को कभी कोई तकलीफ़ सामने आए। कहते हुए ईशा तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी और रोकर उसने मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छिपा था। उसकी झूठी नज़रें संध्या की उन आँखों का सामना करने में सक्षम बिल्कुल नहीं थी, जिनमें उसके तथाकथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू भर आए थे। झूठी ही सही, पर उसने कहानी बना ही डाली। ईशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। ब्रजेश के सहज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया और संयोग से उसे वहाँ पर ऑफ़र लेटर भी मिल गया और वह जल्दी से जल्दी स्वीकार हो गया था। नए परिवेश और समय के साथ साथ जीवन के प्रथम मगर
असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्वी लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। आखिर ऐसा ही होता है, समय गुजर तो रहा था मगर उम्र अभी भी केवल यही कहती फिर रही थी, कहीं ये वो तो नहीं। उसके नाजुक सवालिया पायदान पर ही आकर खड़ी थी और एक दिन ईशा के शांत झील से जीवन में किसी ने पुनः प्रेम का कंकड़ फेंक ही दिया। जल तरंगे फिर से लहरा उठी। 17 रंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रूमानी कल्पनाएं पुनः जीवित हो उठी। और ऐसा उम्र के साथ होता ही है। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दोनों दिलों की तरफ से निकले थे और उसका प्यार अब सफल होने वाला था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसी महीने ईशा और अंकित अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे और वह दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। कैनॉट प्लेस कंडक्टर की कर्कश आवाज़ से ईशा अतीत से लौटकर वर्तमान में पहुंच गई। वो उठ खड़ी हुई। उसने मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटर मुटर करती हुई वो तीनों लड़कियां अभी भी आपस में खिलखिला रही थीं। उसने मनी मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए मनी मन शुभकामनाएं दी और मुस्कुराते हुए बस से उतरकर अपनी डगर पर बढ़ चली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।